नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर हम बात करेंगे अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की चाह रखने वाले लाखों श्रद्धालुओं के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 25,000 रुपए देकर बिना लंबी लाइन में लगे वीआईपी दर्शन कराए जा रहे थे। यानी आस्था के नाम पर एक ऐसा नेटवर्क चल रहा था जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ही कमाई का जरिया बना चुका था। इस पूरे मामले ने अब प्रशासन और मंदिर व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग खुद को प्रभावशाली बताकर या कथित संपर्कों का हवाला देकर श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूल रहे थे। बदले में उन्हें यह भरोसा दिलाया जाता था कि उन्हें सीधे वीआईपी एंट्री मिलेगी और लंबी कतारों से बचाकर बेहद कम समय में रामलला के दर्शन करा दिए जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में कथित तौर पर 25,000 रुपए तक की रकम वसूली जा रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यह पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा था और इतने दिनों तक किसी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी। मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। शुरुआती जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि क्या यह सिर्फ कुछ बिचौलियों का काम था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा था। अधिकारियों का फोकस इस बात पर भी है कि आखिर किन लोगों ने पैसे लिए, किन श्रद्धालुओं को इस तरह के पास दिलाए गए और क्या इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की भी भूमिका थी। और अगर ऐसा हुआ है तो यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बेहद अहम बात जानना जरूरी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहले भी साफ कर चुका है कि रामलला के दर्शन के लिए किसी भी तरह की पेड वीआईपी व्यवस्था नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर विशेष दर्शन कराने का दावा करता है तो वो अधिकृत व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से ऐसे लोगों से सावधान रहने और किसी भी तरह के लालच में न आने की अपील भी की थी और आधिकारिक व्यवस्था के तहत दर्शन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कराए जाते हैं। दरअसल राम मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग शॉर्टकट का लालच देते हैं और कई श्रद्धालु लंबी कतार से बचने के लिए ऐसे झांसे में आ जाते हैं और मोटी रकम चुका देते हैं। लेकिन अब यह मामला सामने आने के बाद साफ हो गया है कि ऐसे दावों पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। इस खुलासे ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भावनाओं का फायदा उठाने वाले ऐसे गिरोह पर कार्रवाई कब होगी। जब लाखों लोग अपनी आस्था लेकर मंदिर पहुंचते हैं तब उनकी सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे मामलों से न सिर्फ लोगों का पैसा जाता है बल्कि धार्मिक संस्थाओं की छवि पर भी असर पड़ता है। अब उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलेंगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही प्रशासन ये भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं का उनको गुमराह ना कर सके। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि अगर कोई आपसे पैसे लेकर विशेष दर्शन कराने का दावा करता है तो पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच कर ले, क्योंकि आस्था का रास्ता विश्वास से गुजरता है, सौदेबाजी से नहीं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। जिस फैसले का इंतजार पीड़ित परिवार और पूरे देश को था उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मामला खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की है। यानी आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल केस की दिशा बदल सकती है। दरअसल मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी थी और सरकार का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर था और हत्या जैसे संगीन आरोप में आरोपी को जो है जमानत पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। राज्य ने अदालत से जमानत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने सरकार की दलीलों को सुनते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ सवाल जरूर हैं, लेकिन केवल शुरुआती सुनवाई में जमानत पर रोक लगाना उचित नहीं होगा और इसी वजह से अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया
और आपको बता दें कि इसका सीधा मतलब यह है कि सोनम रघुवंशी फिलहाल जमानत पर बाहर रहेंगी, लेकिन उनकी जमानत का भविष्य अब 10 जुलाई की सुनवाई पर काफी हद तक निर्भर करेगा। यह मामला पहले से ही पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि इस हत्या की साजिश उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी और पुलिस का दावा है कि हत्या पहले से योजनाबद्ध थी और जांच के दौरान कई अहम सबूत जुटाए गए। हालांकि बचाव पक्ष लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है और अदालत में अपनी दलीलें पेश कर रहा है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा पहलू सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक केस से जुड़े दस्तावेजों में हुई एक प्रक्रियात्मक या फिर टाइपिंग संबंधी गलती को लेकर भी काफी बहस हुई, जिसे लेकर मेघालय सरकार ने अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज कराई और सरकार का कहना है कि इतनी गंभीर त्रुटि का असर पूरे मामले पर पड़ा और इसी वजह से उसने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी। अब सबकी नजर 10 जुलाई पर टिकी हुई है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट विस्तार से दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। एक तरफ मेघालय सरकार जमानत रद्द करने की कोशिश करेगी तो दूसरी ओर बचाव पक्ष हाई कोर्ट के फैसले को सही साबित करने की दलील देगा और अदालत का अगला फैसला सिर्फ सोनम रघुवंशी की जमानत ही नहीं बल्कि इस पूरे चर्चित मामले की कानूनी दिशा भी तय कर सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर तत्काल रोक नहीं लगाई है, लेकिन मामला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कानूनी लड़ाई जारी है और अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है और ऐसे में पीड़ित परिवार, जांच एजेंसी और पूरे देश की निगाहें अब 10 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि सोनम रघुवंशी को मिली राहत बरकरार रहती है या फिर अदालत कोई और नया बड़ा फैसला सुनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक मुलाकात ने अचानक हलचल बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन अचानक कोलकाता पहुंची और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से उनके कालीघाट स्थित आवास पर मुलाकात की। पहली नजर में ये एक सामान्य शिष्टाचार भेंट लग सकती है, लेकिन जिस राजनीतिक माहौल में यह मुलाकात हुई है उसने इसके मायने कहीं ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अब सोचिए कि विपक्षी दलों के रिश्तों, इंडिया गठबंधन की एकजुटता और आने वाली राजनीतिक रणनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस मुलाकात की सबसे खास बात सिर्फ जया बच्चन का ममता बनर्जी के घर पहुंचना नहीं बल्कि उनका स्वागत भी चर्चा का विषय बन गया है। जया बच्चन आपको बताएं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन अपनी कार में लेकर पहुंचे उन्हें अपने घर। वहीं घर के बाहर मौजूद अभिषेक बनर्जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पैर छूकर सम्मान भी दिया। इन तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से जगह बना ली और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी उथल पुथल का दौर चल रहा है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद विपक्षी दल अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों ने भी दोनों दलों के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे माहौल में जया बच्चन का कोलकाता पहुंचना और ममता बनर्जी से लंबी मुलाकात करना राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान दिए थे जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के लिए असहज माना गया। उनके बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या समाजवादी पार्टी और टीएमसी के रिश्तों में दूरी आ रही है, लेकिन जया बच्चन की यह मुलाकात इन तमाम अटकलों के बीच एक अलग संदेश देती नजर आई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों दल संवाद के रास्ते खुले रखना चाहते हैं और सार्वजनिक बयानबाजी के बावजूद रिश्तों में कमजोरी नहीं आने दे रहे। हालांकि इस बैठक के बाद ना तो जया बच्चन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया और ना ही ममता बनर्जी ने बातचीत के विषय का खुलासा किया और इसी वजह से अटकलों का दौर और तेज हो गया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात विपक्षी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश हो सकती है, जबकि कुछ इसे सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का हिस्सा बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। टीएमसी की ओर से भी इस मुलाकात को लेकर सफाई दी गई है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जया बच्चन और ममता बनर्जी के बीच वर्षों पुराने व्यक्तिगत संबंध हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में रह रही हैं और ये मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस दलील से सभी सहमत नहीं दिखे, क्योंकि जब राजनीति में बड़े घटनाक्रम चल रहे हो तब हर मुलाकात का एक राजनीतिक संदेश भी निकाला जाता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिले थे। उस मुलाकात को भी विपक्षी एकजुटता के संकेत के तौर पर देखा गया था। अब उसके कुछ ही समय बाद जया बच्चन का दौरा इस बात का संकेत माना जा रहा है
कि दोनों दलों के बीच बातचीत और समन्वय अभी भी जारी है। ऐसे समय में जब विपक्ष अपने भविष्य की रणनीति तय करने में जुटा है, इस तरह की मुलाकातों को सिर्फ औपचारिक कहना आसान नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात का कोई आधिकारिक राजनीतिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने विपक्षी राजनीति को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। और आने वाले दिनों में अगर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस किसी साझा रणनीति या बड़े राजनीतिक फैसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोलकाता में हुई ये मुलाकात उसी कहानी का पहला अध्याय मानी जा सकती है। अभी के लिए तस्वीरों से ज्यादा चर्चा उन बंद कमरों में हुई बातचीत की हो रही है, जिसकी पूरी जानकारी अभी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे विनय कटियार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पद क्यों ना रखता हो, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा दी है। विनय कटियार का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा से दान दिया है, और अगर उस दान में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर जांच में ट्रस्ट से जुड़े किसी व्यक्ति या किसी जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है और उनका मानना है कि यह सिर्फ आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए इस पर राजनीति करने के बजाय सच सामने आना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन के लिए हजारों लोगों ने संघर्ष किया, कई लोगों ने जेल तक काटी, और ऐसे में अगर किसी ने मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी ही चाहिए। और इसी बीच मामले की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और पहले ही कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाल ही में एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है ताकि पूरे मामले की व्यापक पड़ताल की जा सके। जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियों को सुरक्षा व्यवस्था और दान की गिनती की प्रक्रिया में कई खामियां मिली हैं और यह भी सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज सीमित समय तक ही सुरक्षित रखी जाती थी, जिससे कई महीनों की गतिविधियों की जांच करना और मुश्किल हो गया है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कथित गड़बड़ी कैसे हुई और इनमें किन किन लोगों की भूमिका रही। इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। विपक्ष लगातार पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएगा उनके आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर विनय कटियार का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे पुराने नेताओं में गिने जाते हैं और उनका इस मुद्दे पर खुलकर बोलना राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं। अगर जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता साबित होती है तो आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि ये मामला सिर्फ चढ़ावे के पैसों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास, मंदिर की व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब आने वाले दिनों में जांच की दिशा और अदालत या सरकार की अगली कार्रवाई इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य पूर्व की। ईरान एक बार फिर पूरी दुनिया के केंद्र में है। एक तरफ राजधानी तेहरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां अपने चरम पर हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ ईरान की भाषा पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। करोड़ों लोगों की भीड़ जुटने के उम्मीद के बीच ईरान ने साफ संदेश दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की नीतियों को कभी नहीं भूलेगा। ऐसे माहौल में मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वॉशिंगटन ने बार बार ये साबित किया है कि उसे पश्चिम एशिया में वास्तविक शांति और सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। उनका कहना था कि हालिया युद्ध से पूरे क्षेत्र के देशों को सबक लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि अमेरिका की नीतियां
उसमें स्थिरता बढ़ाने वाली रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब युद्ध विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावनाओं पर नजर बनी हुई है और इसी बीच तेहरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां अभूतपूर्व स्तर पर की जा चुकी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी में 2 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत तेहरान से होगी और बाद में अंतिम यात्रा ईरान के कई प्रमुख शहरों से गुजरते हुए मशहद पहुंचेगी, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। सरकार इसे देश के इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में से एक बता रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। राजधानी के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन सोचिए, इस समय में भी यहाँ पर ईरान की तरफ से ऐसे बयान आना अमेरिका के खिलाफ, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका अपनी बात रखता है कि हमारा ईरान के साथ सब कुछ ठीक है, वो ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र तेहरान पर टिकी हुई है। यह अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक या राजकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि ईरान की ताकत, उसकी राजनीतिक एकजुटता और दुनिया को दिए जाने वाले संदेश का भी प्रतीक माना जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस विशाल आयोजन के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कोई नई शुरुआत होती है या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर टकराव के नए दौर की ओर बढ़ता है। लेकिन समझिए, जिस तरीके से यहां पर ईरान की तरफ से ये सारी बातें बोली जा रही हैं, ईरान यहाँ पर एकाएक करके जितनी भी चीज़ें बोल रहा है कि जैसे अमेरिका अस्थिरता चाहता है, अमेरिका की नीतियाँ जो हैं वो अस्थिरता की तरफ बढ़ती जाती हैं। लेकिन समझना ये भी होगा कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। यानी कि ईरान भी कभी अपने इस युद्ध के जज्बे से पीछे नहीं हटा। ईरान भी लड़ता चला गया। चाहे ईरान के रवैये की बात करें, ईरान का रवैया हमेशा से ऐसा रहा कि हम नहीं पीछे हटेंगे, पीछे हटे तो अमेरिका हटे। और इन्हीं दोनों के रवैयों के चलते भुगतान किसने भरा? भुगतान भरा पूरी दुनिया ने। अब सोचिए, ईरान के इस बयान के बाद पूरे देश विदेश में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। पूरे देश विदेश में अब परेशानियों की लहर आ चुकी है। अब लोग इस सोच में पड़े हैं कि जैसे तैसे कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल पहुंची थी। अब इस बात के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयानबाजी दे दी तो अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।